कानपुर के पास भोजपुर नामक एक गांव था जिसमें एक सेठ ईश्वर सिंह रहा करता था। ईश्वर सिंह एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति जो उसके पास पैसे उधार मांगने आता उसको वो बहुत कम ब्याज में पैसा उधार दे देता था। ईश्वर सिंह का एक नौकर भी था जिसका नाम था श्याम। श्याम के माँ बाप का स्वर्गवास बहुत ही पहले हो गया था, इसलिए वह शुरू से ही सेठ ईश्वर सिंह के यहाँ ही नौकरी करता था। अरे श्याम, आज मेरा मन धड़े पर जाने का नहीं हो रहा है। तू धड़े पर चला जा, वहाँ पर हिसाब किताब कर लेना। जो हुकुम मालिक, आपको जो उचित लगे। सेठ की बात मानकर श्याम थड़े पर चला जाता है और दिन भर थड़े पर कर्जे का काम का लेन देन करता है। श्याम भाई साहब, आज सेठ जी नहीं आए क्या? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अब मैं किससे पैसे उधार लूंगी? माँ जी, आप चिंता मत करिए, सेठ जी ने आज मुझे भेज दिया है, मैं आपको उधार दे दूंगा। बेटा, ये रहे मेरे मंगलसूत्र, मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए। माँ जी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सेठ जी बहुत दयावान व्यक्ति है, वे हर किसी की तकलीफ को समझते हैं। तुम अपना नाम पता लिखा दो और पैसे ले जाओ, मंगलसूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम महिला को बिना कुछ लिए ही 50,000 रुपए उधार दे देता है और उसका नाम पता अपनी डायरी में लिख देता है। श्याम की बात है, क्या रे श्याम, आज का क्या हिसाब किताब रहा? सेठ जी, आज हिसाब किताब तो सही लग रहा है, पर एक औरत थी जो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा उधार मांग रही थी। अच्छा, तो फिर तूने क्या किया? सेठ जी, क्या करता, उसकी परिस्थितियां इतनी भयावह थी कि मैंने बिना कुछ रकम लिए ही उसको पैसा उधार दे दिया और उसका नाम पता अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। श्याम और सेठ की सारी बातें सेठ की पत्नी कांता सुन रही थी। क्या रे श्याम, तू हमें क्या गिरवी रखना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है? बिना कुछ रकम ही गिरवी रखे तूने उसे पैसे उधार दे दिए। क्या पागल हो गया है क्या तू? अरे कांता, तू इस पर क्यों गर्म हो रही है? श्याम एक समझदार लड़का है, उसने कुछ सोच समझ कर ही उस महिला को उधार दे दिया होगा। अरे तुम छोड़ो, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैं कल ही मेरे पीएर से चंदू को बुलाती हूँ, वो हिसाब किताब में फरवट है, वही अब कर्जे बांटने का काम देखेगा। अगले दिन की बात है, कांता का भाई चंदू अपने गांव से आ जाता है। अरे चंदू बाबू, आ गया तू? बेटा, तू थक गया होगा, जाके पहले नहा ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। चंदू, कल से तुझे तेरे जिया जी का काम देखना है, वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अरे चिंता मत करो जीजी, जिया जी का तो सारा हिसाब किताब कर दूंगा। क्या बोला तू? मेरा मतलब है जिया जी के इस कर्जे का सारा हिसाब किताब कर दूंगा। अगले दिन से ही चंदू अपने जियाजी के साथ थड़े पर बैठकर कर्जे का काम करना शुरू कर देता है। देख चंदू, अपन लोगों को मात्र 1% ब्याज पर ही पैसा लोगों को उधार देना है और किसी को भी नाजायज परेशान नहीं करना है। धीरे धीरे चंदू ने सेठ का सारा कर्जे का काम संभाल लिया और सेठ जी भी अब चंदू पर विश्वास करके थड़े पर जाना कम कर देते हैं। चंदू की मदद के लिए सेठ ने श्याम को लगा रखा था, जो सेठ द्वारा बनाए गए कर्जे के नियमों की अवहेलना करने पर चंदू को समझा देता था। चंदू भाई, आप ज्यादा ब्याज पर पैसे क्यों उधार दे रहे? सेठ जी ने तो 1% ब्याज की बोला है ना। तू ज्यादा मुझे मत समझा, ये धंधा मुझे मेरे हिसाब से चलाने दे। 1% ब्याज से क्या हो जाता है? 1% ब्याज से भी कोई पैसा बांटता है? चंदू भाई, अगर आपने 1% से ज्यादा पर ब्याज पर पैसा बांटा तो मैं सेठ जी को बोल दूंगा। चंदू को श्याम का ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आता है और वह उसे सेठ के पास से निकालने की योजना बनाता है।
शाम की बात है। अरे श्याम, इस बैग में 3 लाख रुपए रख दिए हैं मैंने। तू जाके जिया जी को दे आ, मैं थोड़ी लेट आऊंगा। शाम चंदू से पैसों का थैला लेके सेठ के घर चला जाता है। सेठ जी, चंदू भाई साहब ने 3 लाख का थैला भिजवाया है। सेठ शाम से वह थैला लेता है और थैला खोलता है। थैला खाली था। क्या श्याम, तू तो कह रहा था इसमें 3 लाख रुपए है, इसमें तो फूटी चवन्नी भी नहीं। सेठ जी, चंदू भाई साहब ने तो मुझे यह कहकर ही भिजवाया था कि इसमें 3 लाख रुपए है, सेठ जी को दे देना। थोड़ी ही देर में वहां पर चंदू आ जाता है। कह रे श्याम, तूने 3 लाख रुपए का थैला जिया जी को दे दिया ना? अरे चंदू, इसमें तो फूटी कोड़ी भी नहीं मिली, तूने इसी में डाले थे ना। हाँ जी, कैसी बातें कर रहे हो? पूरे पैसे गिनकर इस थैले में डाले थे और थैला शाम को पकड़ा के दिया था। सेठ जी, चंदू ने मुझे जैसा थैला पकड़ाया मैं वैसा ही उसे लाकर आपको दे दिया। मैंने बीच में कुछ भी नहीं रखा इसमें। शाम, अब चुपचाप हो जा, यहाँ से निकल जा। कल मैं पुलिस को बुलाऊंगा, वही तेरे से पूछताछ करेगी। बेचारा शाम डर के मारे वहां से चला जाता है। वहीं सेठ जी भी इस तरह की वारदात सोचकर अचंभित हो जाते हैं। रात की बात है। रात के समय सेठ खिड़की में से चंदू के कमरे में झांकता है। चंदू अपने कमरे में 3 लाख रुपए छुपाता हुआ नजर आता है। अगले दिन की बात है। जिया जी, मैं थाने जा रहा हूँ शाम की रिपोर्ट लिखवाने, वरना वो साला भाग जाएगा। अरे चंदू, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैंने थानेदार साहब को फोन कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में आते होंगे। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और उनके पीछे पीछे शाम भी आ जाता है। थानेदार साहब, पकड़ लो इसको, इसने ही मेरे जिया जी के 3 लाख रुपए हड़पे हैं। अरे चिंता मत कर चंदू, तेरे जिया जी के सारे पैसे दिलवा दूंगा। सेठ जी चंदू के कमरे में जाते हैं और थोड़ी ही देर में 3 लाख रुपए का बैग ले आते हैं। कह रहे चंदू, मैंने तेरे पर इतना विश्वास किया, तूने मेरे ही पेट पे चूरा फूंक दिया। मुझे शाम ने आज तक 1 रुपए के हिसाब में गड़बड़ी नहीं करी और तूने उस पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस चंदू को अपने साथ ले जाती है। मुझे माफ कर, मैंने उस दिन तेरे साथ अन्याय किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई श्याम। कोई बात नहीं सेठ जी, भले ही उस चंदू ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, पर मुझे आप पर भरोसा था कि आप न्याय करेंगे। सेठ ने शाम की ईमानदारी के इनाम में उसको 3 लाख रुपए दे दिए और उसको वापस अपना साथ रख लिया।